Hello students, welcome to my channel. Today's topic is डबल एंट्री सिस्टम क्लास 11th और हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th का डबल एंट्री सिस्टम। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि अगर ये चैप्टर आपको आएगा तो चैप्टर नंबर 9 जर्नल वाला आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप मेरी ये वीडियो भी देख लेंगे तो आप लोगों को सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लास्ट में इस वीडियो के हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, 3 क्वेश्चंस है इस चैप्टर में बस, और आप देखना आप खुद सॉल्व कर पाएंगे 101%, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9711776089। तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कॉल कर सकता है, ठीक है, मैसेज कर सकते हो आप व्हाट्सअप। कह रहा है डबल एंट्री सिस्टम क्या है। सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है 2 बार लेखा करना। डबल मतलब 2 बार और एंट्री करना। 2 बार एंट्री कैसे हो सकती है बेटा कि एक ही ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट होंगे। एक तो डेबिट होगा, मतलब किसी के पास आएगा तो किसी से जाएगा। अगर राम ने मोहन से परचेज़ किया है, राम के पास आएगा और मोहन से जाएगा, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन से आपने एसेट परचेज़ की है तो आपके पास एसेट आएगी और कैश जाएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके डबल इम्पैक्ट होंगे। तो यही है हमारी डबल एंट्री सिस्टम। ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती कि जिसका सिर्फ सिंगल इम्पैक्ट हो। चाहे आप फर्नीचर खरीदोगे, अगर कैश में खरीदोगे तो फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा। अगर क्रेडिट पे परचेज़ करोगे फर्नीचर तो आएगा लेकिन क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब हमेशा डबल इम्पैक्ट होगा। तो कहता है सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। ये स्टार्टिंग हुई थी 1494 में, लुकास पेसियोली ने स्टार्ट किया था, जिनका नाम था। और कौन सी सिटी थी वो? वेनिस सिटी में रहते थे, क्या? इटली में। कह रहा है इसके बाद इन्होंने अपनी इसी बुक को 1544 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और फिर इसका नाम इसी बुक कीपिंग को इसको नाम क्या दे दिया था? इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग 1785 में। बस ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों सन आपको पता होना चाहिए, नेम पता होना चाहिए। कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैज़ 2 फोल्ड इफेक्ट। 2 फोल्ड इफेक्ट होते हैं। कौन कौन से फोल्ड इफेक्ट? एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट मतलब आएगा और क्रेडिट मतलब जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं दैट इट अफेक्ट 2 अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। और दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट हैं। अगर एक के पास आएगा तो दूसरे से जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगर कुछ आएगा तो उसके बदले कुछ जाएगा, तो अपोजिट इफेक्ट हो गए और अपोजिट डायरेक्शंस हो गए। एंड इफ़ ए कंप्लीट रिकॉर्ड वर टू बी मेड ऑफ ईच सच ट्रांजेक्शंस, वो कह रहा है अगर सारे कंप्लीट रिकॉर्ड रखने होंगे सारे ट्रांजेक्शंस के, इट वुड बी नेसेसरी टू डेबिट 1 अकाउंट। एक अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। दिस 2 फोल्ड इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। इसको ही कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, क्लियर। उसके बाद कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम आप लोगों को पता लग गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे देती हूँ। राम परचेज़ करता है मशीनरी फ्रॉम मोहन। राम ने मोहन से मशीनरी परचेज़ की इन कैश। तो क्या आया राम के पास? मशीनरी आएगी और क्या चला जाएगा? कैश चला जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड 2 फोल्ड इफेक्ट, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? 2 फोल्ड इफेक्ट। मशीनरी आएगी और कैश जाएगा। जो आएगा वो डेबिट और जो जाएगा वो क्रेडिट। अब आप सोचो मैम, अगर क्रेडिट पे मशीनरी परचेज़ की होगी बाय चांस, तो यहाँ पर आएगा राम परचेज मशीनरी फ्रॉम मोहन। नाम होगा और कैश ना हो तो समझ जाना क्रेडिट ही है, लेकिन मैं लिख देती हूँ ऑन क्रेडिट। तो देखो मशीनरी आ जाएगी, मशीनरी आएगी, 2 इफेक्ट मशीनरी। और क्योंकि क्रेडिटर का नेम है मोहन, अभी हमने कैश नहीं दिया तो अब हम कर देंगे 2 मोहन। मोहन क्या हो गया? अब हमारा क्रेडिटर हो गया। क्या हो गया? क्रेडिटर। मतलब इन फ्यूचर हमें उसे पैसा देना है बेटा, समझ रहे हैं आप। जब तक हम पैसे नहीं देंगे तब तक तो मोहन का नेम आएगा, और जिस दिन हम उसे पैसे दे देंगे तो यहाँ पर कैश आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो 2 फोल्ड इफेक्ट्स होते हैं। उसके बाद कहते हैं प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डबल एंट्री सिस्टम के। तो इससे ही आपको उसका नेचर पता लग जाता है, ठीक है। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इफेक्ट 2 अकाउंट। हाँ,
कौन से होते हैं? एक डेबिट अकाउंट होता है और एक क्रेडिट अकाउंट होता है, और इसके अलावा तीसरा कोई अकाउंट नहीं होता। तो दो अकाउंट को जरूर इफेक्ट करेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब पर्सन से रिलेटेड, पर्सन या ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होगा। इम्पर्सनल मतलब जिसमें रियल चीज़ें होंगी, जैसे रियल क्या हो गया? फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीज़ें होंगी इम्पर्सनल में। तो वो कहते हैं दोनों ट्रांजैक्शन, चाहे वो पर्सनस हो चाहे वो इम्पर्सनल, मतलब चाहे फर्नीचर आया हो, चाहे राम और मोहन की बात आए, चाहे पर्सनस की बात हो, चाहे किसी चीज़ की बात आए, एसेट की बात होगी, दोनों ही ट्रांजैक्शंस पे सेम इफेक्ट होगा और दोनों ही ट्रांजैक्शन डबल एंट्री सिस्टम ही यूज़ करेंगी। डबल एंट्री सिस्टम के अलावा कोई भी तीसरा सिस्टम नहीं होगा कि जिससे हम ट्रांजैक्शंस को लिख सकें। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू द सर्टेन स्पेसिफिक रूल। जैसे मैं आपको बता रही हूँ रूल्स क्या होंगे। पर्सनल के लिए हमारा अकाउंट 3 पार्ट में डिवाइड होगा, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल के अकॉर्डिंग पर्सनल का रूल यूज़ होगा, रियल के अकॉर्डिंग रियल का यूज़ होगा और नॉमिनल के अकॉर्डिंग नॉमिनल का रोल यूज़ होगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह, तीनों में एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा, चाहे कोई भी है। ठीक है, कह रहा है फिर हम ट्रायल बैलेंस करेंगे। ट्रायल बैलेंस में क्या होगा कि टोटल आपका कितना डेबिट हुआ, टोटल आपका कितना क्रेडिट हुआ, हमें ट्रायल बैलेंस यही बताता है। हमेशा मैंने बताया कि ऐसा ही होगा, कोई भी एक ज़्यादा क्रेडिट नहीं हो सकता, कोई भी एक ज़्यादा डेबिट नहीं हो सकता। तो ट्रायल बैलेंस हम एंड में बनाएंगे। डबल एंट्री सिस्टम की वजह से ही हम ट्रायल बैलेंस बना पाते हैं। ट्रायल बैलेंस ही हमें बताता है हाँ टोटल हमारा डेबिट, मतलब डेबिट का मतलब है आया कितना है हमारे पास, और क्रेडिट का मतलब है जाएगा कितना या गया कितना है, जाएगा या गया कितना है टोटल। ठीक है, इससे हमें कंडीशन पता लग जाती है फॉर्म की। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाओ, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हमारे अकाउंट्स है ना 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले पर्सनल। पर्सनल में क्या आएंगे? पर्सन और ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो पहले होता है पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। दूसरा क्या होता है? इम्पर्सनल, जिसमें ऐसी चीज़ें होंगी जो बिज़नेस के लिए यूज़ तो होती हैं, जिनसे बिज़नेस चलता है, लेकिन वो पर्सन नहीं है। वो क्या क्या हो सकते हैं? जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, स्टॉक, ये सारी चीज़ें, मतलब इनके लिए अलग रूल्स हैं और पर्सन के लिए अलग रूल हैं। तो हमारा अकाउंट पहले तो हमें पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए। अब तो तुम्हारी मार्किंग स्कीम चेंज हो जाएगी क्योंकि सेमेस्टर वाइज सिस्टम कह रहे हैं। फाइनल में इसमें 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया करता था, लेकिन ठीक है, अब अच्छी बात है ना, हमें तो चैप्टर को तब भी अच्छे से ही करना है? ठीक है, तो 2 टाइप का होता है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल मतलब पर्सन्स की बात होगी, इम्पर्सनल मतलब जिसमें पर्सन की बात नहीं होगी, रियल थिंग्स की बात होगी जो भी हमारे बिजनेस में यूज़ होती हैं। पर्सनल अकाउंट मेरा 3 टाइप का होता है, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव। अब इनको पहले ध्यान से सुनना है आप लोग, इनको बड़े ध्यान से करना है आप लोगों को। यहीं से एक क्वेश्चन आएगा, इसी पेज पे मैं सारा लिख दूंगी आप लोगों का। देखो नेचुरल पर्सनल कौन सा होता है? नेचुरल मतलब जिसमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स आएंगे। क्या आएंगे? ह्यूमन बीइंग्स। इसमें सारे बताऊंगी। पर्सनल का मतलब है नेचुरल मतलब ह्यूमन बीइंग्स, मैं, आप, ठीक है, हम लोग। दूसरी बात, अगर कोई कैपिटल लगाएगा, मतलब बात तो तीनों में पर्सन की होगी, लेकिन इस वाले में क्या होगा? ग्रुप होंगे, और इसमें एक ऐसा ग्रुप होगा जो बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि कौन से कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग है। चलो आगे देखते हैं, पहले मैं आपकी बुक ले आती हूँ। देखो कह रहा है पर्सनल, कह रहा है द अकाउंट विच रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब हम और आप। एक फर्म भी हो सकती है, फर्म सेकंड नंबर पे आएगी, किसमें? आर्टिफिशियल में। कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। मतलब इसमें होते तो कौन क्या क्या हैं सब में ह्यूमन बीइंग, जिसमें क्या क्या हो सकता है? एक कंपनी हो सकती है, इंडिविजुअल पर्सन होंगे, और थर्ड क्या होंगे आप लोगों के? इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कह रहा है अकाउंट ऑफ मोहन, अकाउंट ऑफ सोहन, राम, चंद्र, कृष्ण,
अकाउंट ऑफ DCM लिमिटेड, लिमिटेड मतलब कंपनी, कंपनी भी इसी में आएंगे पर्सनल में, मतलब पर्सन होते हैं ना, कंपनी को चलाने वाले पर्सन होते हैं तो पर्सनल में ही आएंगी। अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसी में ही आएगी, यूनिवर्सिटी को भी कौन चलाते हैं, पर्सन चलाते हैं। जिसको याद रखना है आपको बैंक अकाउंट, मैं वीडियो पहले बना चुकी थी लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी बेटा, तो मैंने इसलिए दोबारा अपलोड किया, इसलिए मेरी बुक्स में आपको थोड़े मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट, बैंक मेरा क्या होता है, पर्सनल में ही आता है, और बैंक को भी कौन चलाते हैं, पर्सन्स चलाते हैं, याद रखना आप लोग। कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर, जो भी कैपिटल कौन लगाएगा, पर्सन। मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरे पैसों को क्या नाम दिया जाएगा, कैपिटल। जब भी मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगी या आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, वो क्या होगी फर्म के लिए, कैपिटल, ठीक है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब है अगर मैं बिजनेस में से कुछ भी निकाल लेती हूँ, कौन, मैं, ह्यूमन बीइंग्स, तो अगर ड्राइंग्स है वो भी पर्सनल में ही आता है। तो आपको याद क्या रखना है कि पर्सनल में क्या क्या आते हैं, इंडिविजुअल पर्सन, फर्म और कंपनी और इंस्टीट्यूशंस आते हैं। लेकिन पर्सनल अकाउंट में देखो, याद रखना अब आप लोग, पर्सनल में कौन कौन आते हैं, 3 टाइप का होता है ये, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले क्या आएगा, नेचुरल, फिर आर्टिफिशियल, और यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में कौन आएंगे, जिनको मैं बता रही हूँ सिर्फ वही लर्न कर लो आप लोग, उसके अलावा एक शब्द भी नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल मतलब राम या मोहन फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पे कैपिटल कौन लगाता है, ह्यूमन बीइंग, थर्ड नंबर पे आएगी आपकी ड्राइंग, ड्राइंग, ड्राइंग के साथ आप लोग याद करोगे डेटर्स, डेटर भी मेरे पर्सन ही होंगे, और कैपिटल के साथ याद करना क्रेडिटर्स, बस इसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, हमारी 5 चीज़ें आएंगी, राम और मोहन इंडिविजुअल पर्सन, और कैपिटल जो भी प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करता है वो मेरी कैपिटल होती है। कैपिटल अकाउंट नेचुरल पर्सनल होता है, ये क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग्स जब मैं बिजनेस से विड्रॉ कर लेती हूँ, ये भी एक पर्सन ही करेगा, लेकिन ड्राइंग यहाँ पर आएगी, क्रेडिटर्स और डेटर्स। क्लियर हो गया। ये चारों चीज़ें क्या होती हैं हमारी, नेचुरल पर्सनल। कैपिटल के साथ क्रेडिटर याद रख लेना, और डेटर के साथ ड्राइंग, मतलब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करोगे तो कुछ नहीं है, इस 5 के अलावा कुछ नहीं आता नेचुरल पर्सनल में। आर्टिफिशियल क्या करेगा, ह्यूमन बीइंग तो होंगे लेकिन एक ग्रुप में होंगे, जैसे बैंक है, मान लो बैंक है, बैंक में बहुत सारे बंदे होते हैं लेकिन मेन काम नाम किसका चलता है, बैंक का। सेम ऐसे ही इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट का, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्लियर हो गया। फर्म, कोई भी फर्म हो गई, क्लियर। तो इनमें बंदे होंगे बहुत सारे लेकिन नाम किसका चलेगा, किसी एक फर्म का, कंपनी। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना आप लोग, रूल्स मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को। सबसे पहले नेचुरल में आपको पता ही लग गया, अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सन मीन्स अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉर एग्जांपल मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, सीमा अकाउंट, निर्मल अकाउंट, ये चारों तो नेम हो गए। प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर, ये सारे किस में होते हैं, नेचुरल पर्सनल में, मैंने आपको बता दिया है। आर्टिफिशियल में कह रहा है दीज अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस, फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होती, एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं होती, बट दे वर्क एज ए पर्सनल अकाउंट, लेकिन वो काम कैसे करते हैं, एज ए पर्सनल। बैंक को हम हमेशा पर्सनल में काउंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनी फर्म्स अकाउंट, एनी लिमिटेड कंपनी अकाउंट, इंस्टीट्यूशन अकाउंट, एनी बैंक अकाउंट, दीज सारे के सारे क्या आएंगे, पर्सनल में। और एक दो और हैं, क्या आएंगे यहाँ पर, आ जाएगा क्लब, क्लब में भी पर्सन्स ही होते हैं, और एक कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी किस में आता है हमारा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। क्लियर हो गया बेटा। रिप्रेजेंटेटिव में तुम्हें क्या याद रखना है कि ये एक ऐसे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं जो बड़े स्पेशल सा होता है। जैसे इसमें सिर्फ 4 ही वर्ड आएंगे, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, पेड, एक्रूड
और अनअर्न्ड। ये कैसे वर्ड्स हैं जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर सैलरी नॉर्मल है, नॉमिनल में बाद में समझाऊंगी। देखो अगर सैलरी वर्ड है, सिर्फ सैलरी मेरा क्या है, सैलरी मेरा खर्चा है, मतलब एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस मेरे नॉमिनल में आते हैं। किस में आते हैं एक्सपेंसेस मेरे, नॉमिनल में। लेकिन इसी सैलरी में मैं लिख दूं आउटस्टैंडिंग, कुछ ऐसी सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब देनी बाकी है, और देनी बाकी है तो मेरी लाइबिलिटी, एक स्पेशल ग्रुप हो गया। सैलरी नॉर्मल बात है, ये मेरा नॉमिनल है। लेकिन अगर ये चार वर्ड किसी भी इनकम और किसी भी एक्सपेंसेस के साथ, ये चार वर्ड अगर जुड़ गए, क्या क्या, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड, ये 4 वर्ड जिसके साथ भी ऐड हो जाएंगे, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंसेस हो, वो हमेशा कौन से होंगे, रिप्रेजेंटेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल नॉमिनल मेरा क्या होता है, खर्चा। खर्चा क्या क्या हो सकता है, रेंट, सैलरी, ठीक है, कमीशन, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें। रेंट पेड भी हो सकता है और रेंट रिसीव्ड भी हो सकता है। रिसीव्ड है तो इनकम और पेड है तो एक्सपेंसेस, क्योंकि नॉमिनल में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, इनकम एंड एक्सपेंसेस। इसके साथ ही बताऊंगी ये वाला। सैलरी पेड भी हो सकती है और रिसीव भी हो सकती है। अगर मेरा खुद का बिजनेस है तो मैं पे करूंगी, और अगर मैं एज ए वर्कर काम कर रही हूँ तो मैं रिसीव करूंगी। कमीशन रिसीव्ड भी हो सकता है, रिसीव्ड भी हो सकता है और पेड भी हो सकता है। रिसीव तो इनकम, पेड तो एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या करोगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर ये नॉर्मल है तो नॉमिनल में, अगर इनके साथ मैं एक वर्ड जोड़ दूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट, क्या जोड़ दूँ, आउटस्टैंडिंग, या फिर मैं कह सकती हूँ प्रीपेड रेंट, या प्रीपेड सैलरी, या प्रीपेड कमीशन, प्रीपेड इंटरेस्ट, मतलब ये एक भी वर्ड इन चारों में से मैं इनके साथ ऐड कर दूंगी तो ये नॉमिनल ना होके कौन सा अकाउंट बन जाएगा, रियल अकाउंट। नॉमिनल ना होके कौन सा अकाउंट बन जाएगा, रियल नहीं, रिप्रेजेंटेटिव। हाँ अभी तक रिप्रेजेंटेटिव समझा रही हूँ मैं, ठीक है। रियल क्यों बोला पता नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है। मैं बता रही हूँ रिप्रेजेंटेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्पेशल लोगों के ग्रुप को। रियल मैंने यहाँ पर समझाने के लिए, लेकिन ये सबसे टाइम इसमें ही लो, रियल में बहुत कम टाइम लगेगा, नॉमिनल में तो यही है बस, ये जो मैंने समझाया आप लोगों को, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कह रहा है व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पर्सन और ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन, इट इज़ term as a representative personal account. For example, if the salary of the month December not paid, नहीं पे किया अपने एम्प्लॉयज़ को, the amount payable to this employee will be add हो जाएगी and under one common title, उस पर एक कॉमन टाइटल लिख देंगे, क्या, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो वर्ड क्या याद रखना, सैलरी नहीं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड। अब ये वर्ड आपके लिए नए होंगे लेकिन मैं आपको अभी समझा रही हूँ, ठीक है। लेकिन नाम क्या याद रखना है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड। ये किसी के साथ भी जुड़ जाएंगे तो वो नॉमिनल ना होगे कौन सा हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव। देखो अब ध्यान से, एक मिनट, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग वर्ड दोनों ही एक्सपेंसेस के लिए यूज होते हैं, पहली बात एक्सपेंसेस के लिए। दूसरी बात एक्रूड और अनअर्न्ड हमेशा क्या हो सकती हैं, इनकम्स। क्या हो सकती हैं, इनकम। ये दोनों क्या होती हैं, मेरी इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है पहले से ही पेड, पहले से पेड, प्री मतलब पहले से ही और पेड ऐसे एक्सपेंसेस जो मैंने पहले ही पे कर दिए एडवांस में ही। मान लो मैं रेंट पे रहती हूँ, अगर मैंने 3 मंथ्स का रेंट एडवांस दे दिया है, या आपकी ट्यूशन फीस 3 मंथ्स की एडवांस चली गई है, या फिर आप लोगों की स्कूल की फ़ी एडवांस आप लोगों ने पे कर रखी है। अगर जो भी चीज़ प्रीपेड होगी
वो हमेशा क्या होगी, आपने पहले ही पे कर दिया। अब आराम से आपको फैसिलिटीज़ लेनी है, जिस चीज़ के लिए भी आपने प्रीपेड किया है अब आपकी कोई टेंशन नहीं है, वो आपकी क्या हो गई, अब एसेट हो गई। मतलब सिर्फ अब आपको यूज़ करना है, आप स्कूल जाएंगे और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप नॉलेज अर्न करोगे सिर्फ। समझ रहे हो, प्रीपेड का मतलब है पहले से ही जब भी मैं किसी एक्सपेंसेस को पे कर देती हूँ वो मेरी प्रीपेड हो जाता है, ठीक है। और ये हमेशा क्या होती है, मेरी एसेट होती है, क्योंकि इसका सिर्फ मैं यूटिलाइज़ करती हूँ बाद में। क्लियर हो रहा है। आउटस्टैंडिंग मतलब देने बाकी हैं, देने बाकी हैं। अब जो चीज़ मेरी देने की बाकी है वो मेरी टेंशन है, और टेंशन है इसका मतलब देनी बाकी है, तो ये मेरी लाइबिलिटी है, मैं फ्यूचर में दूंगी। ये मेरी लाइबिलिटी है कि मुझे फ्यूचर में देना है पैसा। समझ रहे हो। आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, ठीक है, सैलरी भी हो, ये सारी चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, सैलरी, रेंट, कमीशन, मैंने बताया ना सबके साथ। जिसके साथ भी, रेंट के साथ आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, प्रीपेड भी, सैलरी के साथ आउटस्टैंडिंग भी, प्रीपेड भी, एक्रूड भी, अन भी, कुछ भी ऐड हो सकता है, ठीक है। बस नाम क्या देखने हैं, ये 4 नेम देखने हैं आपको। यहाँ तक पता लग गया आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं, ये दोनों हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन इनकम भी 2 टाइप की होती है, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड। एक्रूड मतलब क्या होती है, मान लो अभी क्या चल रहा है, जुलाई है ना, जुलाई है। कोई बच्चा मुझे जुलाई में ही अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 मंथ्स की फ़ीस एडवांस दे दी, ठीक है मुझे। अब मेरी एडवांस तो फ़ीस मैंने ले ली, ठीक है, आप समझ नहीं, मैं ये बता रही हूँ अनअर्न्ड का। ये क्या है, एडवांस फ़ीस नहीं दी बेटा। एक्रूड का मतलब होता है मैंने इसको 3 मंथ्स ट्यूशन दे दिए, जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर में भी, लेकिन इसने मुझे अब तक फ़ीस नहीं दी, इसने मेरे को अब तक फ़ीस नहीं दी। और अक्टूबर में जब मैं अपना सैलरी का देखने लगी कि मुझे टोटल कितनी सैलरी होगी, तो मैंने देखा जुलाई में मैंने उस बच्चे को ट्यूशन्स पढ़ाए हैं, अगस्त में भी मैंने उसको ट्यूशन पढ़ाया है, सितंबर में भी मैंने उसको ट्यूशन पढ़ाया है। तो मान लो 1000, 1000 और 1000। तो जब भी मैं अपनी अक्टूबर की इनकम ऐड करूँगी तो मैं ये 3 तो पहले वाले और 1000 अक्टूबर के, तो मैं क्या एज्यूम करूँगी, 4000। इसका मतलब, कहने का मतलब होता है कि मैं काम तो कर चुकी हूँ, मैं काम कर चुकी हूँ, बस मुझे पैसे मिलने बाकी हैं। एक्रूड इनकम का मतलब होता है मैं तो काम कर चुकी हूँ, इनकम, एक्रूड इनकम, मैं काम कर चुकी हूँ, बस मुझे पैसे मिलने बाकी हैं। पैसे मिलेंगे ना मिले वो नहीं सोचना, पैसे मिलेंगे, इसलिए हम उसे क्या ऐड करते हैं, हमारी इनकम, और इसलिए हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, एसेट्स। कैसे एज्यूम करते हैं, ये मेरी एसेट है कि मुझे पैसे मिलेंगे। अनअर्न्ड का मतलब, अनअर्न्ड मतलब मैंने अभी कमाया नहीं है, इसका मतलब है मैं कमा चुकी, बस पैसे मिलने बाकी हैं। इसमें मतलब है एडवांस, जब कोई मुझे एडवांस दे देता है, मान लो जुलाई में ही मुझे कोई अगस्त की भी 2000, मान लो फीस बढ़ गई है, सितंबर के भी 2000 और अक्टूबर के भी 2000, मैंने पैसे तो ले लिए उससे 6000 ही जुलाई में, और मैंने अभी तक उसको पढ़ाया नहीं है। तो ये मेरी लाइबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे पढ़ाऊँ, ठीक है। हमेशा एडवांस जब भी मैं ले लेती हूँ तो वो मेरा अनअर्न्ड होता है। क्यों, मैंने एडवांस तो ले लिया लेकिन अभी तक मैंने काम नहीं किया, मैंने उसे फैसिलिटीज़ दी नहीं है, और मेरी लाइबिलिटी बनती है कि मैंने अगर पैसा एडवांस लिया है तो मैं उसे अपनी लाइबिलिटीज़ दूँ, उसे पढ़ाऊँ। क्लियर हो रहा है। तो एक्रूड मतलब जब आप पढ़ा चुके होते हो और आपको पैसा नहीं मिला होता है तो वो एक्रूड है। अनअर्न्ड मतलब आपने अर्न ही नहीं करी, किसी से एडवांस ले चुके हो आप, ठीक है। तो हमेशा याद रखना आउटस्टैंडिंग और एक्रूड, वो आउटस्टैंडिंग और अनअर्न्ड ये दोनों मेरी लाइबिलिटी होती हैं, और जबकि प्रीपेड और एक्रूड मेरी एसेट होती हैं। बट दोनों को बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को इनकम समझते हैं। नहीं, प्रीपेड हमेशा एक्सपेंसेस के लिए यूज़ होता है, एक्रूड हमेशा इनकम के लिए यूज़ होता है। बस फ़र्क क्या है, दोनों एसेट है। आउटस्टैंडिंग हमेशा एक्सपेंसेस के लिए यूज़ होता है और अनअर्न्ड हमेशा इनकम्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन हैं क्या, दोनों लाइबिलिटीज़ हैं। आ गया समझ में, ठीक। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिफिशियल, ये सारा समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अब पता लग गया होगा पर्सनल में क्या क्या होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल
और रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव में ये 4 वर्ड होंगे बस, जिसके भी साथ ये 4 वर्ड हैं वो रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद नेचुरल कैपिटल ड्राइंग क्रेडिटर डेटर नेचुरल है। आर्टिफिशियल में बैंक, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, फॉर्म आ गई, कंपनीज आ गई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, क्लब। ठीक है, चलो उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे आता है नॉमिनल, भी ये हो ही गया लगभग, लेकिन उसके बाद है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट भी हमारा 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? रियल में आता है टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मनी में मेज़र कर सकते हैं। मनी में तो दोनों मेज़र होंगे, लेकिन जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, मतलब ठीक है, जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। वो क्या क्या हो सकता है हमारा? जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, स्टॉक, और सबसे पहले आएगा कैश। क्लियर हो रहा है? कैश यहाँ पर आता है, लेकिन बैंक कहाँ पर आता है? वहाँ पर। दूसरा क्या हो सकता है हमारा? ये सारी हमारी टेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल एसेट्स हमारी कौन सी होती हैं? 4 एसेट्स सिर्फ इनटेंजिबल होती हैं, याद रख लो। सबसे पहले गुडविल, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत होती है। दोनों चीज़ों से ही बिजनेस चलता है, लेकिन ये पर्सन नहीं है, ये थिंग्स हैं। ये क्या है? थिंग्स हैं। बट जिनको देख सकते हैं वो टेंजिबल, और जिनको नहीं देख सकते वो इनटेंजिबल। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स। ठीक है, ये 4 बस। कैसे याद रखना है? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। गुडविल मतलब ख्याति, जिसकी वजह से किसी का नाम चलता है। जैसे स्कूलों में बड़ा फेमस होता है, अरे वो वाला, या फिर कोई एकेडमी बहुत फेमस होती है, वहीं पे बच्चे जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा अर्निंग करते हैं क्योंकि उनका नाम है, बहुत फेमस है वो। ठीक है, तो गुडविल। पेटेंट्स मतलब मेरे को ही अधिकार है, मेरे को पेटेंट्स मिले हुए हैं कि मैं ही ये चीज़ बना सकती हूँ। ठीक है, ऑडी, ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी शोरूम्स में जो लगी होती हैं, जिनके पेटेंट्स सिर्फ इनके पास ही होते हैं, तो ये भी मेरी क्या पैसा मतलब प्रॉफिट में मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन इनको मैं ये नहीं देख सकती कि कितनी हेल्प कर रहे हैं। ट्रेडमार्क्स मतलब किसी की ब्रांड। क्लियर? और कॉपीराइट्स भी सिर्फ मुझे ही अधिकार है कि मैं क्या बना सकती हूँ क्या नहीं। पेटेंट्स और कॉपीराइट लगभग सेम है, तो इनके डेप्थ में नहीं जाना, बस डीप मैं मतलब नॉर्मली बता रही हूँ। टेंजिबल में क्या होते हैं? बस ये 4, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। और जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो कौन से होते हैं? टेंजिबल एसेट्स। क्लियर हो गया रियल अकाउंट में? अब देखो ध्यान से, कहते हैं रियल अकाउंट द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। हम माप सकते हैं। कह रहा है विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस आर टर्म एज रियल अकाउंट। जो प्रॉपर्टी हैं बिजनेस की, जैसे कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग और गुडविल। क्लियर? रूल्स मैं एक साथ पढ़ाऊंगी आपको, तीनों रूल्स पे टेंशन नहीं लेनी। तो पहले हम अकाउंट जान रहे हैं कौन कौन से हैं। मेरा तरीका सबसे बेस्ट है, देखना आप लोग खुद क्वेश्चंस कर पाएंगे। रियल में कह रहा है 2 टाइप का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में क्या होता है? टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स दोज थिंग्स वी कैन टच, फेल्ट, मेजर, परचेज और सेल। परचेज और सेल भी कर सकते हैं, गुडविल को हम परचेज सेल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स ऑफ सच अकाउंट्स आर कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें। वो कहते हैं बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट कैश की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। बैंक मेरा हमेशा आर्टिफिशियल होगा और पर्सनल में ही आएगा, याद रख लेना आप लोग बैंक का। ठीक है, इनटेंजिबल में कौन कौन से आते हैं? दीज थिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड बट ऑफ कोर्स उनकी वैल्यू होती है, मनी में मेजर कर सकते हैं आप, लेकिन जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। समझ गए? ये सारे क्या हैं? इनटेंजिबल हैं। नॉमिनल में मैंने बता ही दिया क्या क्या। नॉमिनल मैंने यहाँ पर बताया था, रेंट मतलब इनकम्स आएंगी और एक्सपेंसेस होंगे, ये सारे रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस। इन्हीं के अगर यही पेड है तो एक्सपेंसेस होते हैं, और यही रिसीव हैं तो इनकम होती है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाते हैं हमारे? इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, परचेज और सेल्स।
सेल्स हमेशा उससे पैसा मिलता है इसलिए इनकम होती है, और परचेज हमेशा मेरा एक्सपेंसेस होता है। किस में आएगा? एक्सपेंसेस में। खरीदती हूँ तो पैसा जाता है इसलिए एक्सपेंसेस। ये मत सोचना आएगा मैम कुछ नहीं, ये हमेशा किसकी तरह यूज़ करना है आप लोगों को? नॉमिनल अकाउंट में, परचेज और सेल। क्लियर हो गया? याद रखना। अब मुझे लगता है आप खुद देखना क्वेश्चन कर पाओगे। अगर नॉमिनल ये सारे अकेले हैं तो नॉमिनल है, और इनके साथ ही आउटस्टैंडिंग या एक्रूड या प्रीपेड और अनअर्न जुड़ जाएगा तो वो किस में आ जाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव में। देखो अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखो रियल है, वो रेंट है तो नॉमिनल है, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट है और प्रीपेड रेंट है तो पर्सनल है। सैलरी है तो नॉमिनल है, लेकिन सैलरी के साथ अगर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जुड़ जाएगा तो वो पर्सनल है, और पर्सनल का भी कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव। कमीशन नॉर्मल है, कमीशन अकेला है तो वो नॉमिनल है। कमीशन के साथ अगर आउटस्टैंडिंग और रिसीव्ड इन एडवांस कह लो, एडवांस मैंने क्या बताया था? रिसीव कर ले तो आप एडवांस, इसका मतलब अनअर्न्ड। अनअर्न्ड का दूसरा नाम ही रिसीव इन एडवांस होता है, तो वो क्या है? पर्सनल है। इंटरेस्ट अकेला है तो वो नॉमिनल है, और अगर उसके साथ आउटस्टैंडिंग और एक्रूड वर्ड जुड़ जाएगा तो वो रिप्रेजेंटेटिव है, और रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? पर्सनल। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। जितना मैंने आपको लेक्चर दिया है अभी फ़िलहाल, आई थिंक उसी से आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपने ध्यान से सुना है तो। कैपिटल मैंने बता दिया पर्सन होते हैं, इसलिए कैपिटल हमेशा मेरी क्या होगी? पर्सनल। पर्सनल भी कौन सा? नेचुरल पर्सनल। ठीक है। ड्राइंग्स भी हमारी पर्सनल होती हैं, और पर्सनल का भी कौन सा? देखो पर्सनल के नेचुरल में आती कौन सी चीज़ें थी? 4 ही चीज़ें आती थी, नेम, ड्राइंग के साथ डेटर और कैपिटल के साथ क्रेडिटर, है ना? तो ये नेचुरल। उसके बाद हमारा कैश के साथ याद रखना, चाहे वो पेड हो, चाहे वो रिसीव्ड हो, चाहे वो अकेला हो। कैश चाहे पेड हो, चाहे रिसीव्ड हो, और चाहे अकेला हो, हमेशा रियल होगा। तो कैश रिसीव्ड, कैश पेड, हमेशा ये मत सोचना पेड है तो एक्सपेंसेस है, नहीं, रियल ही आएगा। कमीशन पेड है तो एक्सपेंसेस हो जाएंगे। कमीशन रिसीव्ड तो इनकम्स हो जाएंगी, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। परचेज मेरे एक्सपेंसेस में आते हैं एक तरह से। सेल्स मेरे नॉमिनल में ही आते हैं, है ना? मैंने बताया था ना, इसमें याद रखना आप लोग। फर्नीचर आप लोगों का एसेट होती है, जिसको देख सकते हो, छू सकते हो, तो ये मतलब मेरी टेंजिबल एसेट होती है जो रियल में आती है। कैश चाहे अकेला हो, चाहे पेड हो, चाहे रिसीव्ड हो, हमेशा मेरा रियल में ही आएगा। बैंक चाहे बैंक हो, चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट हो, किस में बताया था? आर्टिफिशियल पर्सनल में, तो दोनों ही पर्सनल में आएंगे, लेकिन कौन सा वाला होता है? आर्टिफिशियल। डेटर्स मेरे किस में होते हैं? देखो मैंने पहले वाले में बताए थे नेचुरल में, डेटर्स, क्रेडिटर्स और कैपिटल और ड्राइंग, तो यहाँ पर आएंगे। क्रेडिटर्स आप लोगों के यहीं पे आएंगे पर्सनल में। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो साथ में आ गया तो हमेशा नॉमिनल होगा। गुडविल जिसको मैं देख नहीं सकती, छू नहीं सकती, लेकिन मनी में मेज़र कर सकती हूँ, मेरी इंटेंजिबल एसेट होती है जो रियल में आती है। तो तुम्हें अब अकाउंट का नेचर ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं रूल्स पढ़ाऊँगी ना तो नेचर भी बताऊँगी, क्योंकि इसके साथ ही ना हम 9th का बेस समझ जाएंगे, 9th चैप्टर का। क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स ये हो गया। पेटेंट्स मेरा ट्रेडमार्क, गुडविल, कॉपीराइट्स, चारों मेरे इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जो कि क्या होती है? रियल में। सैलरी, और चाहे सैलरी हो अकेली होगी तो यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड होगी तो यहाँ पर, समझ रहे हो आप? सैलरी अकेली है तो नॉमिनल में, अगर उसके साथ प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग वर्ड जुड़ जाएगा तो वो पर्सनल हो जाएगा। इंश्योरेंस अकेला है तो यहाँ पर, इंश्योरेंस के साथ प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड कुछ भी वर्ड जुड़ गया तो वो यहाँ पर। क्लियर? बैड डेट्स चाहे राइट ऑफ हो, बैड डेट्स का मतलब होता है गंदे डेटर जो मुझे पैसे नहीं देंगे, उनको राइट ऑफ कर दिया, चाहे वो रिकवर्ड का मतलब होता है पैसा मिल गया, तो इनकम हो गई तो भी यहाँ पर। राइट ऑफ मतलब उनको ख़त्म कर दिया, उनके एक्सपेंसेस हो गए, मतलब मुझे लॉस हो गया या मेरा खर्चा हो गया या मेरे एक्सपेंसेस हो गए। तो चाहे बैड डेट्स रिकवर्ड हो, चाहे बैड डेट्स राइट ऑफ हो, दोनों ही किस में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। देखो खुद कर पा रहे हो ना आप क्वेश्चन। तो एक पार्ट ये कंप्लीट हो चुका है, एक पार्ट में और ये चैप्टर फुल कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपका 9 चैप्टर का बेस भी बन जाएगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, रियल मैंने टेंजिबल इंटेंजिबल सारा बता दिया आपको, नॉमिनल मैंने आप लोगों को सारा बता दिया। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें बेटा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। सेकंड वीडियो आते ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और कोशिश करूँगी कि मैं कल ही अपलोड कर दूँ आप लोगों की। रेगुलर बेसिस पे अब 11th क्लास की वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू।